बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट लर्निंग की पहले मैंने एक वीडियो जो थी वो आपके साथ शेयर की। आज जो है ज़रा कॉन्सेप्ट लर्निंग को हम इन डेप्थ जो है वो देखेंगे कि कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो क्या है। बेटा मैं आपके साथ वीडियो जो है वो शॉर्ट टाइम इंटरवल के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जो है चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से ग्रैब कर सकें। और आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ चीज़ें जो हैं वो पढ़ते रहें। सही, जैसे कि आपको पता है कि अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस हैं, हमें नहीं पता कि एक चीज़ें जो हैं वो कब ओवरकम कब जो है वो ख़त्म होंगी। ठीक है, अभी जो करंट सिचुएशन है इसी के साथ हमें सर्वाइव करना जो है इंशाल्लाह सीखना है। तो एक दूसरे के ताउन के साथ हमें जो है पॉसिबल होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको टास्क दी जा रही है, जो भी आपको लेक्चर दिया जा रहा है, जो भी रीडिंग दी जा रही है, काइंडली उसे साथ साथ जो है उसे करते रहें ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन जो है वो ना बने। ठीक है, आज जो है हम कंसेप्ट लर्निंग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ जेंडर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम लूँगा ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ आना शुरू हो जाएँ। जेंडर आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, इनपुट जो है हमारे पास ह्यूमन है और आउटपुट जो है वो क्या बतानी है, उसकी जेंडर बतानी है। और आज के टास्क का गोल क्या है, लर्न अ बूलियन वैलिड फंक्शन विच इज़ ट्रू फॉर यस फॉर फीमेल। ठीक है, ट्रू होगा फीमेल के लिए और फॉल्स होगा मैन के लिए। नो जो है वो मेल के लिए आ रहा है। वही बाइनरी है, 0-1 की बात कर रहे हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट और आउटपुट की बात करें, एट्रीब्यूट वैल्यूज पे फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है इनपुट आउटपुट की कैसे करेंगे। सबसे पहले इनपुट की रिप्रेजेंटेशन की बात करें। इनपुट ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड विद सेट ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। हमने ले रहे हैं हाइट और वेट जो हैं उसकी मदद से हम ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। अब इन एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो लिख दी हमने, ये 2 एट्रीब्यूट है हमारे पास और उनकी सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं हर एट्रीब्यूट की वो आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिख दी। रिप्रेजेंटेशन है आउटपुट की है, आउटपुट क्या है, पॉसिबल वैल्यूज़ की है, जेंडर है, यस हो सकती है या वो नहीं हो सकती। यहाँ पे हम कुछ डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज जो हम नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस में करवाने जा रहा हूँ वो है इंस्टेंस स्पेस, जिसे कैपिटल एक्स के साथ जो है मैं डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास 9 ट्रेनिंग इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, और उनकी हाइट और विड्थ जो है वेट और हाइट जो है वो उसके सारे के सारे पॉसिबल इनपुट के कम्बिनेशन जो हैं जब वो बनाए जाएँ तो उसको हम इंस्टेंस स्पेस का नाम देते हैं। अगर उसकी डेफिनेशन पढ़ी जाए, what is an instance space? Excuse me. Instance space is made up of all possible combination of input attribute values. अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स थे और उनके सारे के सारे पॉसिबल कम्बिनेशन जो है वो बना लिए जाएं तो उसको हम नाम देते हैं हमारा इंस्टेंस स्पेस का। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इज मेड अप ऑफ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट attribute values, they are known as instance space। इस जेंडर आइडेंटिफिकेशन के केस के अंदर हमारे पास वेट के 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था वेट की लाइट, नॉर्मल, हैवी 3 वैल्यूज़ हैं और हाइट की भी शॉर्ट, नॉर्मल और टॉल जो हैं वो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। वेट की भी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, हाइट की भी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो हमारे स्पेस का साइज जो है वो क्या होगा, 3 × 3 मोर लेस इक्वल टू 9। हमारे पास 9 जो है हमारे पास कम्बिनेशन बनेंगे किसके, इनपुट एट्रीब्यूट वैल्यूज़ के। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते और इससे कम नहीं बन सकते। अब हमारे पास है ट्रेनिंग डाटा, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं अब ट्रेनिंग डाटा को। अब जो इंस्टेंस स्पेस है वो आपके डाटा सेट का सबसेट होता है। ठीक है, ये आपको भी पता चलेगा कि कैसे क्या बात करूँ। ट्रेनिंग डाटा बड़ा होता है और इंस्टेंस स्पेस जो है वो हमेशा से ट्रेनिंग डाटा का एक सबसेट जो है वो होता है। डाटा जो है स्प्लिट इनटू ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा, ये भी हम पढ़ चुके हुए हैं। अगर हम ट्रेनिंग डाटा पे डी के बारे में बात करें, फॉर्मली ईच इंस्टेंस ऑफ डी बिलोंग्स टू डाटा सेट डी। कैपिटल डी इज कंपोज्ड ऑफ input values and its output value. ठीक है, where x of I represents the input of your training data and c of x represents the output of your data set। या ट्रेनिंग डाटा की बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास जितनी भी एग्जाम्पल अभी तक हमने देखी हैं वो इसी फॉर्म में आ रही हैं। हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टेंसेस हैं x ऑफ i, ठीक है, इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और c ऑफ x उसके साथ आउटपुट जो है वो एसोसिएटेड है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हाइट जो है अगर नॉर्मल है, ठीक है, सॉरी वेट जो है नॉर्मल है और हाइट जो है वो भी नॉर्मल है, तो वो क्या है, यस का मतलब क्या है कि वो फीमेल है, यस का मतलब, ठीक है, ये आपको पहले बताया था मैंने ट्रू और फॉल्स का। हाइट जो है, वेट जो है अगर हाई है, ठीक है, और हाइट जो है वो टॉल है, तो वो क्या है, मैन है। यहाँ पे आपको देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ एन कैपिटल पूरा वर्ड लिखा, मैं इसको स्मॉल कैपिटल ले रहा हूँ। नॉर्मल या हैवी या टॉल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, ये एक कॉम्बिनेशन लिखा हुआ था जो पहले लिखा हुआ था यहाँ पे, ये वाला एक ट्रेनिंग इंस्टेंस का। इसी तरह से नॉन ट्रेनिंग इंस्टेंसेस हैं, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। पहले इंस्टेंस के लिए अगर वेट जो है वो क्या था, सॉरी, वेट एंड नॉर्मल है, वेट भी नॉर्मल है और हाइट भी नॉर्मल है, तो वो क्या होगी, वो बता रहा है कि वो यस है, इसका मतलब तो फीमेल है, या कोई भी हो सकता है आउटपुट में, ठीक है। या उसका अगर वेट जो है एट्रीब्यूट से, पहला एट्रीब्यूट की वैल्यू हाई है, दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है टॉल है, तो उसको हम कह रहे हैं कि वो नो है। नो का मतलब क्या है कि वो मेल है, ठीक है, या वाइस वर्सा भी रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी कम्प्लीटली लर्न। मैंने आपको लास्ट अभी लेक्चर कॉन्सेप्ट लर्निंग के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट जो है वो कम्प्लीटली लर्न नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव लर्निंग के अंदर हमेशा स्कोप ऑफ एरर रहता है। थोड़ा इसको रिवाइज करें कि क्यों मैंने बताया था। इसलिए बेटा मैंने बताया था आपको कि अगर हम सारे के सारी चीज़ें जो है मुकम्मल लर्न करना चाह रहे हैं, तो हमें जेंडर आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए दुनिया के 15-14 अरब के इंसानों का हर एक का डाटा हमारे पास हो, फिर हम एक मशीन ट्रेन करें, फिर वो उसके ऊपर 100% आउटपुट जो है वो दे। जबकि मैंने बताया था कि वो आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन नहीं, हम रियलिस्टिक की बात करेंगे कि हम कुछ डाटा सेट लेंगे, उसमें से मेल और फीमेल के सारे पॉसिबल कम्बिनेशन दे देंगे, जो मैंने बताया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो, बैलेंस डाटा हो और हाई क्वालिटी का डाटा हो, क्लास बैलेंस्ड हो, तो हम वो चीज़ें जो है इनपुट देंगे, उससे मशीन को ट्रेन करवाएंगे। तो इसलिए आपका कभी भी आपका इंडक्टिव लर्निंग के अंदर आपका फंक्शन जो है वो कभी भी कम्प्लीटली लर्न नहीं हो सकता, ठीक है। टू कम्प्लीटली लर्न, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, टू कम्प्लीटली लर्न अ कॉन्सेप्ट वी नीड ए एंटायर इंस्टेंस स्पेस, ठीक है। अब आपको इंस्टेंस स्पेस की मैंने डेफिनेशन बता दी कि इनपुट एट्रीब्यूट के जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो इंस्टेंस स्पेस है आपके। पार्शियली इम्पॉसिबल टू एक्वायर द एंटायर इंस्टेंस स्पेस, पॉसिबल नहीं है, वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों नहीं है। बट वी हैव इन ट्रेनिंग डाटा, हमारे पास है सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, डी इज अ सबसेट ऑफ इंस्टेंस स्पेस। देयरफॉर अ कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी कम्प्लीटली लर्न, इसलिए कॉन्सेप्ट को हम कभी भी लर्न नहीं कर सके। दैट इज़ वाई इंडक्टिव लर्निंग हैज़ अ स्कोप ऑफ एरर। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि स्कोप ऑफ एरर जो है इंडक्टिव लर्निंग के अंदर क्यों रहेगा। शुरू से मैं आपको एक बात करता आ रहा था कि इंडक्टिव लर्निंग के अंदर एरर जो है वो रहता है, तो कैसे ट्रिगर करेगा, वो इस तरह रहेगा कि जब तक हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डाटा सेट जो है वो एक सबसेट होता है सारी दुनिया की पॉपुलेशन का, तो इसलिए वो हमारे पास वो एरर जो है वो रहेगा। कभी हमारा सिस्टम जो है प्रेडिक्ट कर दिया करेगा, मगर हमने कहा था कि अगर 80% एक्यूरेसी है तो हमारा सिस्टम सही एप्लीकेबल है कि उसे रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय कर दें। कॉन्सेप्ट स्पेस क्या है, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट वैल्यू, कि आपकी सेट के सारे आउटपुट वैल्यू के जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको हम नाम देते हैं आपको कॉन्सेप्ट स्पेस का, ठीक है। वेयर एक्स, अगर फार्मूला पे देखा जाए, सी इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर एक्स। एक्स क्या है हमारे पास, साइज ऑफ इंस्टेंस स्पेस है, और सी रिप्रेजेंट द साइज ऑफ कॉन्सेप्ट स्पेस। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगले हमारे पास डाटा सेट है, तो यहाँ पर हमारे पास 9 इंस्टेंस थे, ठीक है, इंस्टेंस स्पेस था। 2 रेज़्ड टू पावर 9 इंस्टेंस स्पेसिस थे, तो हमारे पास 512 कॉन्सेप्ट स्पेसिस हैं हमारे पास, 512 कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए हैं। एक और कॉम्बिनेशन एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि दिस कॉन्सेप्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कंजंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वेट एंड हाइट,
कि हम अपने जो हमने कॉन्सेप्ट जो थे वो 512 जो है, हमने कहा कि लाइट, वेट लाइट है या हमारे पास हाइट जो है शॉर्ट है, तो वो क्या है, जो सी ऑफ एक्स ऑफ 1 है। तो हम उसे कंजंक्शन की मदद से, एंड ऑपरेटर की मदद से हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द पॉसिबल कंसेप्ट फॉर द कंसेप्ट जेंडर माइट बी एनिमरेटेड इन दी फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया कि वेट इज इक्वल टू लाइट एंड हाइट इज इक्वल टू नॉर्मल। तो वो क्या होगी, हमने एक नया कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 0 फॉर मेल, ठीक है, 1 फॉर फीमेल। ये सारे के सारे हो सकते हैं, हमने सारे के सारे उसकी जेंडर जो है वो बता दी और उसे ये कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया हमने। अब इस कॉन्सेप्ट को हम और की फॉर्म में इकट्ठा कर सकते हैं। इस पूरे के जितने के सारे टेबल के जितने भी रूल्स हैं उन सबको एक ही बना सकते हैं। अब ये जो है, अगर आप देखा जाए तो ये एक रूल बन गया आपके पास। ठीक है, मैंने कहा था कि मशीन जो है वो दो तरह से काम कर सकती है। ऑटोमेटिकली जो मेथड जो है वो दो तरह से काम कर सकता है। एक है कि रूल बेस्ड, और दूसरा जो था मैंने आपको बताया था कि वो कैसे काम करेगा, कि स्टैटिस्टिकली। रूल बेस में मैंने बताया था कि इंसान जो है वो रूल बना के देता है, वो इसलिए वो हमने इसे डिस्कार्ड कर दिया था उस डिस्कशन को। अगर इंसान रूल बना के दे रहा है तो उसका मतलब है कि जब भी कोई नई चीज़ आएगी, कोई ट्रेनिंग एग्जाम्पल आएगी, तो हमें एक नया रूल बनाना पड़ेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। जबकि यहाँ पे आपकी डाटा के अंदर रूल जो है वो कौन बना रहा है, आपकी मशीन जो है वो खुद बना रही है। आपकी जितने भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप लर्न करेंगे, वो कैसे होंगे एक्सक्यूज मी, वो रूल की फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, अभी जहाँ पे मैंने एक रूल बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे रूल बनाया था इस वाले टेबल के ऊपर, ये एक रूल आ गया। ठीक है, फिर हमने अगर एंड जो है, एंड को हम इस सारे के सारे टेबल के लिए हम बना लें तो हम एक रूल बन सकता है ये वाला, इस वेट इज इक्वल टू लाइट एंड हाइट इज इक्वल टू शॉर्ट, और ये सारे के सारे जो भी था तो हम कहेंगे हमने ये एक कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया कि जब भी ये होगा तो वो क्या है, मेल है या फीमेल है, हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब अगली एग्जांपल के अंदर एक और पॉसिबल कॉन्सेप्ट है, वो क्या हो सकता है, x1 इज इक्वल टू लाइट है, शॉर्ट है, लाइट है, नॉर्मल है, तो वो फीमेल है, मेल है, वगैरह वगैरह, इसके सारे के सारे ये कर सकते हैं और ये इससे एक नया रूल जो है वो बन सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के अंदर आप ये हैं कि कॉन्सेप्ट जो हैं वो कैसे लर्न किए जाते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं, तो बेटा ये जो आपके 2⁹ थे 512 यूनिक कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन जो हैं आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो लर्न हुए हैं। ठीक है, ये आपका एक इसकी फॉर्म में आपका एक कॉलम है। अब कॉलम को हमने आपका एक्चुअली मशीन के अंदर वो मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह से 512 जो आपके कॉन्सेप्ट लर्न हुए हैं आपके, जो हमने बताया था कि 512 हमने लर्न किए हैं, वो यहाँ पे डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ यहाँ पे आ गए। इसमें से कुछ मैंने लिख दिए आपके एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर आपके इस मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग। अब हमारे पास है हाइपोथेसिस स्पेस। हाइपोथेसिस हमने इंस्टेंस स्पेस भी पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट स्पेस भी पढ़ लिया। अब अगला हाइपोथेसिस स्पेस। द रिड्यूस कॉन्सेप्ट स्पेस सी इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस स्पेस। अगर हम कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व करने इसके अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर, कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर, कि आपके कॉन्सेप्ट स्पेस जो कैपिटल सी था 2⁹ जो मैंने आपको 512 आया था, टू रिड्यूस उसको अगर साइज को किस तरह से कम कर दिया जाए किसी भी मैकेनिज्म से, तो उसे हम हाइपोथेसिस स्पेस का नाम देंगे, विच इज कैपिटल H। सही, टू रिड्यूस। अब अगला क्वेश्चन है, अगर हाइपोथेसिस स्पेस की डेफिनेशन आ गई है तो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ एक दफ़ा। अगर हम कॉन्सेप्ट स्पेस के साइज को रिड्यूस कर दें तो उसे हम हाइपोथेसिस स्पेस का नाम देंगे। अब वो कैसे करेंगे, किस तरह से कॉन्सेप्ट स्पेस का साइज जो है वो रिड्यूस किया जाता है, उसके लिए हम सर्च बायस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है,
जो अभी तक मैंने ऊपर जो यूज़ की थी, जो मोस्ट कॉमनली बायस्ड हमने यूज़ की, एंड जो है कंजंक्शन ऑपरेटर, जो मैंने एंड कहा वो हमने यूज़ किया था एट्रीब्यूट की वैल्यू के दरमियान, ठीक है। दूसरे वर्ड में हाइपोथेसिस स्पेस कैपिटल एच यूजेस द कंजंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट। जब एट्रीब्यूट, आपको पता है कि जब अगर कंजंक्शन ऑपरेटर एंड यूज़ कर रहे हैं तो अगर दोनों पॉसिबल एट्रीब्यूट्स की वैल्यू 1 होंगी तो आपकी आउटपुट जो है 1 आएगी, ठीक है। अगर एक भी एंड ऑपरेटर के दरमियान एक भी वैल्यू जो है 0 होगी तो आपकी सारी की सारी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि एंड जो है वो एक ऐसे सर्च बाइस है कि जिससे हम आपके कॉन्सेप्ट स्पेस का साइज रिड्यूस कर सकते हैं और उससे हम अपना हाइपोथेसिस स्पेस जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं हाइपोथेसिस स्पेस को, ठीक है। ऐसे वेट लिखा हुआ, हाइट लिखा हुआ, ठीक है। एक हाइपोथेसिस हमारे पास बन गया है कि वेट और हाइट ये आ गया हमारे पास। अब रिप्रेजेंटेशन हाइपोथेसिस की कैसे होगी, मैनी पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन हैं हमारे पास हाइपोथेसिस की, ठीक है। हाइपोथेसिस एच इज द कंजंक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन एट्रीब्यूट। मैंने आपको पहले बताया था कि हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, कंजंक्शन है एंड ऑपरेटर का किसी भी दो एट्रीब्यूट, दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ के ऊपर। अब ये कंस्ट्रेंट जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर कौन कौन सी हो सकती है एक्सक्यूज मी, 3 तरह की हमारे पास कंस्ट्रेंट हो सकती हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट हो सकती हैं हमारे पास, एक स्पेसिफिक वैल्यू है जहाँ हमने कह दिया कि वेट जो है वो लाइट ही हो, बस इसके ना आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है, यही फिक्स वैल्यू कर दी हमने, ठीक है। एक दूसरी है डोंट केयर वैल्यू, कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, वेट हाइट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ये थोड़ा सा रिलैक्स हो कर दिया हमने। एक है नो वैल्यू, नल हाइपोथेसिस, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये खाली ये नल है ये वाला। डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल डी एंड हाइपोथेसिस एज। अगर हम वेट एट्रीब्यूट की बात करें तो वेट एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो पॉसिबल कौन सी थी, लाइट है, नॉर्मल है और हैवी है। जबकि ये वैल्यू थी एट्रीब्यूट की, अब ये इसके ऊपर कंस्ट्रेंट आ गई है। अब कंस्ट्रेंट हमारे पास कौन कौन सी है, नल हाइपोथेसिस है, लाइट है, नॉर्मल है, हैवी है एंड क्वेश्चन मार्क। ये वही वाली है, ये वही वाली है जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता के गया था। स्पेसिफिक वैल्यू आ सकती है, या डोंट केयर वैल्यू आ सकती है, या नल आ सकती है, या एनी, ठीक है। यही हम बता रहे हैं कि कंस्ट्रेंट और एट्रीब्यूट जो है वो ये हैं 5 एट्रीब्यूट। अगला हाइट का है, एट्रीब्यूट की पॉसिबल वैल्यू शॉर्ट, नॉर्मल, टॉल हैं, जबकि उनके ऊपर कंस्ट्रेंट जो है वो भी क्या है, 5 कंस्ट्रेंट है हमारे पास। प्रॉब्लम क्या थी जी, कंसिडरिंग द जेंडर आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम को ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल है डी की वेक्टर ऑफ एट्रीब्यूट। अब एग्जांपल आ गई हमारे पास, ट्रेनिंग एग्जांपल जो है हमारे पास कैसे आया करेगी, इस फॉर्म में आया करेगी। हम कह रहे हैं कि अगर ट्रेनिंग एग्जांपल 1 के अंदर पहला एट्रीब्यूट जो है हाइट का लाइट है और वेट जो है शॉर्ट है, तो वो क्या है, यस है, ठीक है, फीमेल है। D2 जो है वो हैवी है, हाइट वेट जो है हैवी है और हाइट जो है वो टॉल है, तो वो क्या है, नो है। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग इंस्टेंसेस को, एग्जांपल को ऐसे हम लिखा करेंगे, उसके साथ इनपुट और आउटपुट। ये मैंने आपको पीछे भी बता के आया हूँ, ये वाली चीज़ें जो हैं मैंने आपको अभी पीछे बता के गया, मैं दोबारा आपको स्लाइड पे लेके जाता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए साथ साथ। ये वाली यहाँ पे लेके गया था मैं आपको ट्रेनिंग एग्जांपल जो है ऐसे आया करेंगे, ठीक है। वेट जो है, हाइट ये है, जो भी वैल्यू इसकी पॉसिबल, और उसकी आउटपुट वैल्यू जो है वो आ रही है। अब आते हैं हम, सॉरी एक मिनट, हाँ, अब आते हैं हाइपोथेसिस की। कंस्ट्रेंट क्या होंगी, कंस्ट्रेंट मैंने बताया किसी भी एट्रीब्यूट वैल्यू को जब आप उसे कंजंक्शन ऑपरेटर से किसी भी उन पॉसिबल वैल्यू से इकट्ठा कर देंगे एंड कंजंक्शन ऑपरेटर से, तो वो हमारी हाइपोथेसिस स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाया करेगी। अब जैसा कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस पॉसिबल जो है वो बन सकता है वेक्टर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन एट्रीब्यूट। हाइपोथेसिस क्या है, वेक्टर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन एट्रीब्यूट्स। अब उस पर कंस्ट्रेंट लगा दी हमने, कहा कि हम ये कह रहे हैं कि अगर वेट जो है वो लाइट है
और हाइट जो है वो शॉर्ट है, एंड की वजह से एक हमने यहाँ को बना लिया कंस्ट्रेंट, एक कंस्ट्रेंट हमने ये बना लिया, एक कंस्ट्रेंट हमने लाइट बना दी, और अगला हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के, कोई भी टाइप के हाइपोथेसिस जो है वो हो सकते हैं हमारे पास। हाइपोथेसिस H इज रिप्रेजेंटेड एज कंजंक्शन एंड ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन एट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस जो है वो रिप्रेजेंट कंजंक्शन है एट्रीब्यूट के कंस्ट्रेंट के ऊपर। कंस्ट्रेंट कौन कौन सी हैं? नल मीन्स दैट देयर विल बी नो वैल्यू फॉर विच H विल बी 1। स्पेसिफिक कर दिया है कि इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल आ सकती है, या हमने कह दिया कि कोई भी वैल्यू जो है वो आ सकती है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे हाइपोथेसिस में। अब हम रिडक्शन कर रहे हैं साइज ऑफ कॉन्सेप्ट पिन के साथ। आइडेंटिफिकेशन की ही प्रॉब्लम है हमारे पास। देयर आर 2 एट्रीब्यूट्स, वेट एंड हाइट। ठीक है, कंस्ट्रेंट हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी हैं? यही हो सकती है वेट की पॉसिबल, या तो वो नल होगी, या वो लाइट होगी, नॉर्मल होगी, हैवी होगी, या कुछ भी हो सकता है। इसी तरह हाइट के ऊपर भी यही वाली कंस्ट्रेंट है 5, नल, शॉर्ट, नॉर्मल, टॉल या क्वेश्चन मार्क। अब ईच एट्रीब्यूट कैन टेक 5 वैल्यू, तो हमारे पास हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट स्पेस का साइज जो पहले 512 था, हमने हाइपोथेसिस की मदद से उसे 25 कर दिया। इसका मतलब है कि एंड ऑपरेटर ने ये काम किया कि वो सारी की सारी वो कंस्ट्रेंट, ठीक है, वो सारी की सारी कंस्ट्रेंट जो हमें रिक्वायर्ड नहीं थी उसे रिड्यूस कर दिया। तो हमारे कॉन्सेप्ट स्पेस का साइज जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब देखें कॉन्सेप्ट स्पेस का साइज जो है वो 512 से अब 25। पहले हमारे पास 512 रूल थे, अब हमने उन रूल को और सिंप्लीफाई कर दिया है एड ऑपरेटर की वजह से। हमने कहा है अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 रूल्स हैं हमारे पास। बट हम इन रूल्स को क्यों कम कर रहे हैं? मैंने बताया कि हर हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक रूल जो है वो मशीन बना रही है। अगर ये इतने छोटे से डाटा सेट के ऊपर आपके 500 फंक्शंस बन रहे हैं या कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, तो उसका मतलब 512 कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। अब हमने कहा था कि हम कोई बायस मेथड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये ऐसे ही बात है जैसे क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब मैं क्लास के अंदर कहूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि वो लोग जिन्होंने ग्लासेस लगाई हैं, या वो लड़कियाँ जिनके सर के ऊपर दुपट्टा है, या वो लड़के जिन्होंने जूते पहने हुए हैं, वो क्लास से बाहर चले जाएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा बेटा, आपके क्लास का साइज जो है वो कम हो गया। कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करनी है सारी की सारी। अब अगर 512 रूल बने हैं सिर्फ और सिर्फ 9 इंस्टेंस स्पेस के लिए, 9 इंस्टेंसेस के एग्जांपल के लिए इतने ज़्यादा रूल हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर को हर दफ़ा ये 512 दफ़ा चेक करना पड़ रहा है कि यहाँ पे ये मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। एंड ऑपरेटर उसकी जब तक हमने कोई सर्च बायस इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी। जब हमने सर्च बायस इंट्रोड्यूस करवा दी तो अब वो 512 रूल जो थे अब वो 25 में चले गए। इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है एफिशिएंट हो गया। उसे सिर्फ 25 रूल जाके मैच करने पड़ेंगे। 25 में से ये देखें कि ट्रेनिंग एग्जाम्पल जो है वो किससे ज़्यादा मैच हो रही है। ठीक है, तो इसको कंक्लूड किया जाए, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्च बायस रिड्यूस द साइज ऑफ कॉन्सेप्ट स्पेस। ठीक है, कि हमने कोई और भी बायस ऑपरेटर जो हैं और भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी होते हैं, मगर हम अभी एंड की बात कर रहे हैं, कंजंक्शन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। उसकी वजह से हमने उसके सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट स्पेस के साइज जो हैं वो कम कर दिए। ठीक है, 5 × 5 पॉसिबल कंस्ट्रेंट, हम वेट की 5 पॉसिबल कंस्ट्रेंट है, किसकी हाइट की है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइपोथेसिस स्पेस जो है वो 25 रहेगी। अब ये 25 जो हैं ये सारे के सारे मैंने आपके हाइपोथेसिस यहाँ पे मेंशन कर दिए, मगर ये सारे के सारे हाइपोथेसिस जो हैं ये सिंटैक्टिकली डिफरेंट हैं। सिंटैक्टिकली, ठीक है, सिंटैक्स होता है और एक सिमेंटिक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है कि जो रूल्स होते हैं आपके जो आपने बनाए थे, सिंटैक्स किसी भी चीज़ को, एक्सप्रेशन को लिखने का जो वे आउट होगा उसको सिंटैक्स कहते हैं। जैसे आप प्रोग्रामिंग के अंदर सिंटैक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो रूल हमारे पास बने थे जो रिड्यूस हुए थे कॉन्सेप्ट स्पेस से हाइपोथेसिस के अंदर, वो सिंटैक्टिकली डिस्टिंक्ट हाइपोथेसिस है 25।
ये सारे के सारे मैंने वो 25 के 25 यहाँ पे आपकी स्लाइड के ऊपर लिख दिए। मगर एक चीज़, अगर हम अभी भी हमारे कुछ रूल जो हैं अभी भी कुछ ज़्यादा हैं, 25 भी ज़्यादा हैं और बार बार कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो हम कोई और मैकेनिज़्म जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे हमारा और इन सिंटैक्टिकल जो हाइपोथेसिस हैं वो रिड्यूस हो जाए। वो हम कैसे करेंगे? देयर आर रिडंडेंसी विद, अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो उस डाटा में रिडंडेंट डाटा है, रिपीट हो रही है कुछ एंटिटीज, ठीक है। क्यों रिपीट हो रही है 25 में से? उसकी वजह ये है कि नल हाइपोथेसिस की वजह से कुछ एंट्रीज जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। caused by null hypothesis. Excuse me. Whenever there is a null in any of the inputs and we are considering conjunction, the output always will be zero. तो हम क्या करें? हमने क्या कहा कि जितने हमारे पास ये जो थे, हमारे पास कंस्ट्रेंट थी, ठीक है, 5 कंस्ट्रेंट थी, उसमें से जो नल है ना वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, उसको बाहर निकालो, क्योंकि वो नल जो थे काज कर रहे थे आपकी कुछ रेपिटेशन को। तो हमने नल को बाहर निकाल लिया, एक नल हम यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से भी नल खत्म हो गया, वेट वाले में से भी, हाइट वाले में से भी, ठीक है। अब हमारे पास 4 वेट के रह गए कंस्ट्रेंट, 4 हाइट की रह गई और एक जो है कॉमन जो है वो सबके दरमियान आ गया जो नल की वजह से आ रहा था। अब 4 × 4 16 और 1 ऐड कर देंगे तो 1 जो है वो अब सबके दरमियान आ रहा। तो हमारे पास अब जो हाइपोथेसिस का फर्दर जो साइज रिड्यूस होगा उसको हम सिमेंटिकली डिस्टेंस हाइपोथेसिस का नाम देंगे और वो 17 रहेगी। 512 से हम 25 पे आए, 25 से भी हम 17 पे आ गए हैं। इतने नंबर ऑफ हाइपोथेसिस जो हैं, इतने नंबर ऑफ फंक्शन जो हैं हमने रन कर लिए। अब ये सारे के सारे सिमेंटिकली हाइपोथेसिस जो हैं, ये जो रूल्स हैं, मैंने बताया था कि रूल्स हैं ये वाले, ठीक है, एंड कंजक्शन के रूल्स हैं, ये हमने लिख लिए हैं। अब ये सारे के सारे वो रूल्स हैं जो दोबारा रिपीट नहीं हो रहे। अब हमने अपनी कॉन्सेप्ट स्पेस का साइज जो है वो रिड्यूस करते करते 512 से 25 पे आए और अब हम फर्दर उसे डिक्रीज करके 25 पे आ गए हमसे। दोबारा ये रिपीट करता जाऊँ कि ये जो हाइपोथेसिस हैं, ये जो आपके सामने 17 लिखे हुए हैं, 25 लिखे हुए थे, 5, वो सारे के सारे रूल्स थे। मशीन के अंदर रूल जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो बनेंगे, ठीक है, डिफरेंट एल्गोरिथम की वजह से। अब सिंटैक्टिकली डिस्टिंक्ट वर्सेस सिमेंटिकली डिस्टिंक्ट हाइपोथेसिस अगर समराइज किया जाए तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने इंस्टेंस स्पेस देखा कि क्या होता है, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट स्पेस देखा और इसका फार्मूला जो था वो पीछे मेंशन था। फिर हमने हाइपोथेसिस स्पेस लिखी, हाइपोथेसिस स्पेस को हम दूसरे वर्ड में सिंटैक्टिकली डिस्टिंक्ट हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। फिर हमने एक नल, हमने देखा कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ये सारी की सारी रेपिटेशन हो रही है रूल्स की, और कुछ रूल जो थे वो रिपीटेड हो रहे थे। नल हाइपोथेसिस की वजह से हमने कॉमन निकाल दिया, तो उसके बाद बाकी हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट वेट की रहेगी, 4 हाइट की रहेगी और एक जो थी वो नल कॉमन की रहेगी। कॉमन की आ गई तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 के अंदर जो कॉमन था उसमें ऐड कर लिया। तो अब हमारे पास जो एक्सक्यूज मी, हमारे पास जो आएगा हाइपोथेसिस स्पेस जो रिड्यूस हुई फर्दर, उसको हम नाम देंगे हमारा सिमेंटिकली डिस्टिंक्ट हाइपोथेसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में मज़ीद हम एल्गोरिथम्स जो हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम जो हैं वो एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। अब ये एक हाइपोथेसिस जो है अभी तो मैंने आपको वैसे ही करके दिखा दिया कि रूल्स जो हैं वो ऐसे बन रहे हैं, हाइपोथेसिस जो हैं रूल्स ऐसे बन रहे हैं। अब हम डाटा की मदद से आपकी मशीन जो है वो स्टैट की बेसिस के ऊपर अगले कमिंग लेक्चर्स में ये सारे के सारे रूल जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो रिड्यूस किया करेगी स्टैट्स की बेसिस पे, ठीक है। आप खुश रहें, अल्लाह आपको अपने फ़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।